हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है चिन्मय पांडे। तो कल जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी हम सभी जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए, वो ये थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारत देश में तमाम जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक मिनिमम ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर दिया है, जो कि आपके लिए 3 साल की मिनिमम प्रैक्टिस होना जरूरी है बिफोर अपियरिंग इन एनी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि आपका सिविल जज एंट्री लेवल। अब इस जजमेंट के बाद बहुत सारा कंफ्यूजन हम सभी स्टूडेंट्स के बीच में बन चुका है, और वो कंफ्यूजन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग वहां पे बातें सुनते हुए क्रिएट हो रहा है। तो आज इसी चीज को क्लियर करने के लिए जुडिशरी गोल्ड के प्लेटफॉर्म पे भोपाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री दीपक खरे सर हमारे साथ मौजूद है, जिनको 25 साल से ज्यादा का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, जो अलग अलग मैटर्स में प्रैक्टिस भी करते हैं, एंड साथ ही साथ जो जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट्स होते हैं एंड साथ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको मेंटोर भी करते हैं। तो वेलकम अबाउट सर, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जुडिशरी गोल्ड के चैनल पे आए और हम सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे मेंटोर करने के लिए। दीपक सर के साथ हमारे साथ पलाश सर है, ये प्रोडक्ट डायरेक्टर जुडिशरी गोल्ड है। वेलकम पलाश सर, क्योंकि शायद पहली बार आप ऐसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स से, दिस इज द फर्स्ट टाइम, अदरवाइज ये पूरे टाइम स्टूडेंट्स के तैयारी को सप्लीमेंट करने के लिए बैकएंड पे लगे ही रहते हैं। तो वेलकम बोथ ऑफ यू सर। तो सर, जैसा कि आपको भी पता है, कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, और बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि काफी लंबे समय से हम ये लोग एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मिनिमम ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस इंप्लीमेंट कर सकता है। तो सर, एक सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के मन में ये रहा है कि अगर मिनिमम ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस इंप्लीमेंट होता है तो वहां पे आपके लिए प्रैक्टिस कैसे काउंट की जाएगी? अब ये जो 3 साल की प्रैक्टिस इंप्लीमेंट की गई है, तो इसे काउंट करने का प्रोसेस क्या रहेगा? देखिए, जो बच्चा अपना ला का कंप्लीट करने के बाद जो स्टेट बार में एनरोलमेंट कराएगा, जो जिस दिनांक से वो स्टेट बार में उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद यदि वो हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता है तो वो हाई कोर्ट से फिर उसको सर्टिफिकेट वहाँ वहाँ से उसको मिलेगा। और जो स्टेट बार में कराने के बाद में डिस्ट्रिक्ट बार में प्रैक्टिस करने के लिए आएगा, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस का एक प्रावधान दिया है स्टेट बार ने। जब रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट बार में तो वहाँ पूछा जाता है कि आप कहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो वो बच्चा जैसे अगर बोलता है, छात्र बोलता है कि हम उसकी प्रैक्टिस भोपाल में करेंगे, तो फिर उसको वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के भोपाल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और भोपाल में जिस दिनांक को रजिस्ट्रेशन होगा उस दिनांक से जिला अभिभाषक संघ भोपाल में उसकी प्रैक्टिस चालू होगी। अब अगर वो 3 साल के बाद एग्जाम देता है या 2 साल के बाद उसका कोई एग्जाम आता है, तो भोपाल अभिभाषक संघ जो है अपने यहाँ जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उससे 3 साल, 2 साल, जितने 2 साल अगर उसको हुए तो उससे 2 साल का ही सर्टिफिकेट उसको देगा। और अगर 3 साल उसको हो गए तो 3 साल का सर्टिफिकेट देगा। इसलिए छात्रों को ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अब कि जब वो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उनको तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट बार में कराएं। और जहां वो प्लेस ऑफ प्रैक्टिस का दे रहे हैं, चाहे वो भोपाल दें, इंदौर दें, रायसेन दें, कहीं पे भी दें, वहां पे भी वो विद इन 1 मंथ में, जैसे ही वहां से स्टेट बार में हो जाए तो विद इन 1 मंथ में वो वहां पे भी करा लें, ताकि वो उनका टाइम जो है खराब ना हो। क्योंकि कई बच्चों का ऐसा देखते हैं कि वो स्टेट बार में तो करा लेते हैं, वो प्लेस ऑफ प्रैक्टिस अगर उन्होंने भोपाल में दे दी तो वो भोपाल में ना कराते हुए वो साल 1.5 साल के बाद में फिर एकदम जागृत होते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि उनका 1 साल खराब हो जाता है। क्योंकि अब 3 साल एग्जाम के लिए कर ही दिया है उन्होंने, तो बच्चों को अपना कोर्स कंप्लीट, ला कंप्लीट करने के बाद में स्टेट बार में वो अपना एनरोलमेंट कराएं, और उसके तुरंत बाद भोपाल बार या जो भी बार में वो जाना चाहते हैं उस बार में भी अपना एनरोलमेंट कराएं, ताकि उससे उनका 3 साल का पीरियड चालू हो जाए। ओके सर। सर, यहीं से एक दूसरा सवाल है कि मतलब कि जब अपन ग्रेजुएट होते हैं तो जो पहली बार अपन एनरोल कराते हैं स्टेट बार काउंसिल में, तो वो अपना प्रोविजनल एनरोलमेंट कहलाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि आपके प्रोविजनल एनरोलमेंट से ही प्रैक्टिस काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो आपने ये बताया है, क्या ये प्रोविजनल एनरोलमेंट के रिस्पेक्ट में आपने बताया कि तुरंत आप जो एनरोल करा रहे हैं स्टेट बार में? हमारा जो रजिस्ट्रेशन, हम जो प्रमाण पत्र देते हैं उसमें जी। हम स्टेट बार का भी नंबर लिखते हैं जी सर। और हमारे डिस्ट्रिक्ट बार का भी नंबर लिखते हैं। तो स्टेट बार के नंबर जब उसमें लिखता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखाया जाता है, सनद नंबर स्टेट बार का लिखाया जाता है, तो वो अगर उससे भी 3 साल काउंट हो जाता है
तो वो उसका उस प्रमाण पत्र से काम चल जाएगा। कैलाश सर, आप कुछ पूछ रहे थे? नमस्कार दीपक सर। हेलो चिन्मय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। एक सवाल मैंने सुना था स्टूडेंट्स का, और कुछ स्टूडेंट्स से बात करी तब समझ में आया कि उनका ये प्रॉब्लम है, एक कंफ्यूजन है। कुछ कमेंट्स पढ़े यूट्यूब पर, तो सर एक डाउट जो कि स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी भी ये है कि कोई भी प्रैक्टिस, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट, किसी एक एडवोकेट के अंडर नहीं करता है। हो सकता है उसकी स्टार्टिंग की प्रैक्टिस के 6 महीने एक अलग एडवोकेट के साथ हुआ, फिर आगे के 6 महीने अलग एडवोकेट के साथ हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 3 साल का जो ये प्रैक्टिस हम काउंट करने वाले हैं, उसमें क्या इससे फर्क पड़ेगा कि वो इंडिविजुअल, वो स्टूडेंट, वो लॉ ग्रेजुएट अलग अलग एडवोकेट्स के अंडर कर रहा है, या फिर वो उस पर कोई मतलब प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो चाहे एक अधिवक्ता के साथ में मिलकर काम करे, चाहे 4 अधिवक्ता के साथ में मिलकर, क्योंकि अधिवक्ता का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। सर्टिफिकेट बार काउंसिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मांगा गया है या स्टेट बार का मांगा गया है। तो वो कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकता है, मगर उसका जो रजिस्ट्रेशन है स्टेट बार में से 3 साल उसको होना चाहिए। वो प्रमाण पत्र उसकी सर्विस के उसको एग्जाम देने के लिए उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो वो अगर अदर अदर वकीलों के पास भी काम करता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना उसको। सर, तो अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ, तो जो लास्ट एडवोकेट है, जो लास्ट अधिवक्ता है जिनके अंडर हमारा छात्र काम कर रहा है या फिर उनके साथ प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो बार काउंसिल के मतलब आपके माध्यम से एक सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं, जो कि काउंटर साइन होगा बाय प्रिंसिपल जुडिशरी ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट में जो भी ऑफिसर अपॉइंट होता है इनके द्वारा, एंड जी दैट शुड बी इनफ। हाँ हाँ बिल्कुल। वो तो जैसे 3 अधिवक्ताओं के साथ काम किए तो कोई भी एक अधिवक्ता उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकता है, उसके आधार पर बार बना देती है। सर, इसमें एक और चीज़ है कि आपको जैसे ज्ञात होगा, जो अपने एमपी जुडिशरी में पिछली वैकेंसी आई थी, तो उसमें क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट काफी लंबे समय बाद पहला ऐसा हाईकोर्ट बना था जहां पे 3 साल की प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट किया गया था, और उसके बाद आगे चल के बाकी हाईकोर्ट्स ने भी किया। तो उस समय सर जो एडवर्टीजमेंट आया था वहां पे बोला गया था कि आपके पास साल की 6 ऑर्डर शीट होनी चाहिए जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस को वहां पे दिखला सके। लेकिन आगे चल के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ही फिर इस चीज को हटा दिया था, क्योंकि एज सच ऑर्डर शीट एक जूनियरशिप में मिल पाना बहुत मुश्किल होती है। तो जिस चीज से आप भी सहमति हैं, तो वहां पे मेरा आपसे सवाल है कि जब सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा होगा, तो क्या अपन वहां कंटिन्यूअस प्रैक्टिस को देखने के लिए, कि जो कैंडिडेट है वो पिछले 3 साल से लगातार प्रैक्टिस में बना रहा था, तो क्या आप वहां पे सर्टिफाई करने के टाइम पर ये चेक करेंगे कि उसके नाम पे कितनी ऑर्डर शीट्स हैं, या फिर जजमेंट रहे या वकालतनामा रहे, या फिर सिर्फ जिस डेट पे एनरोलमेंट होता है उसी डेट से उसकी प्रैक्टिस काउंट की जाती है? एनरोलमेंट से ही वो उसका 3 साल माना जाएगा। जी उसमें सर। कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होगी कि अपन उसका ऑर्डर शीट देखें या और उसकी कोई और दस्तावेज देखें। वो तो एनरोलमेंट से ही माना जाएगा कि उसका स्टेट बार में कब एनरोलमेंट हुआ और डिस्ट्रिक्ट बार में कब एनरोलमेंट हुआ, और वो दोनों चीज लिखकर उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर, अगर ऐसी परिस्थिति रहती है तो वहां पे मतलब हमारा ये मानना है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे कि जो एनरोल करा लेते हैं, जैसा आपने भी देखा होगा कि कई बार सर्टिफाई कराने आते हैं जब वो बार काउंसिल का फॉर्म भर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग फिर दोबारा कभी कोर्ट में प्रैक्टिस करते नहीं दिखाई देते, वो अपनी प्रिपरेशन में लगे हैं, एलएलएम कर रहे हैं। तो क्या इस परिस्थिति के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है कि बच्चा अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, बार में एनरोल करा चुका है, लेकिन फिर भी चूंकि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है उसका, वो उसके डेट ऑफ एनरोलमेंट से काउंट किया जाएगा, तो क्या इस चीज के लिए कुछ होगा क्या? नहीं, देखिए, अगर कोई बच्चे ने अब रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वो जी सर। कंटिन्यू प्रैक्टिस अगर वो नहीं कर रहा है, जी सर। अपनी कहीं पढ़ाई कर रहा है घर पे, है ना, जी। उसको चेक कर पाना तो बहुत मुश्किल का काम है। जी। कोई उसको ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि उस जिससे उसको चेक कर सके। जी। लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि अगर उसने रजिस्ट्रेशन कराया है तो जी। उसको भोपाल बार में अगर वो रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसको 3 साल में उसको कोर्ट में अल्टरनेट डेज या वो समय समय पर
वो जरूर कोर्ट में आए और कोर्ट में आके जो भी अधिवक्ता के पास रहे उनके साथ में वो प्रैक्टिस करे। उससे उसको फायदा ही होगा, उसको नुकसान नहीं होगा, उसके एग्जाम में भी फायदा होगा। क्योंकि क्या, प्रैक्टिस करने से 3 साल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखी है, इसके करने से जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो भी उस बच्चे को समझ में आएंगी। फाइल कैसे बने, उसके बाद में कौन सी धारा में फाइल चल रही है, किस तरीके से गवाही होती है, किस तरीके से जुडिशरी उसको उस फाइल को देखती है, सारी प्रोसीजर जो होता है ना, छोटा छोटा प्रोसीजर जो देखने से और सुनने से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, तो वो उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इसलिए चेक करना तो मुश्किल का काम रहता है, उसको रजिस्ट्रेशन से ही हम उसको 3 साल का सर्टिफिकेट देते हैं। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो इस परिस्थिति में ऐसा हो रहा है कि जो सीनियर एडवोकेट है जिसके पास 10+ इयर्स का प्रैक्टिस है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है कि जो भी अधिवक्ता सर्टिफिकेट प्रदान कर रहा है उसके पास 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जब वो 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, एक सर्टिफिकेट प्रदान करता है जिस पर काउंटर साइन रहेगा प्रिंसिपल जुडिशरी ऑफिसर का, तो आई थिंक वो अपने में ही उस चीज को, उस फैक्ट को जो चिन्मय बता रहे हैं कि वो कर रहा था कि नहीं कर रहा था, उसको काफी हद तक उनकी टेस्टिमनी से ही वो वैलिडेट हो जाएगा। क्योंकि हाँ, इतना सीनियर व्यक्ति कभी ऐसे ऐसे किसी मतलब अभ्यर्थी को वो नहीं देगा जिसने 3 साल मतलब कुछ प्रैक्टिस या कुछ काम नहीं सीखा है। देखिए इसमें क्या होता है, सामान्यतः है जो 10 साल सीनियर अधिवक्ता हैं, वो जो बंदा उनके पास काम करता है, जो बंदा उनके पास प्रैक्टिस सीख रहा है, वकालत सीख रहा है, वो उसी को सर्टिफिकेट देते हैं। ऐसा नहीं होता कि बंदा मतलब आ ही नहीं रहा बिल्कुल और उसको उठा के सर्टिफिकेट दे दिया, ऐसा जी जी। सीनियर अधिवक्ता कभी करते नहीं है। सर वही है, मतलब मेरा सवाल यही था कि वो उनकी गुडविल के बेसिस पे फिर हाँ, आगे की क्योंकि जर्नी है स्टूडेंट वो की। जो वो जो सर्टिफिकेट देते हैं, हम्म हम्म। उसके आधार पर ही डीजे साहब उसको लेटर बनाते हैं। तो वो एक एक प्रोसेस है। तो इसलिए कोई भी सीनियर अधिवक्ता ऐसा नहीं करता कि उसके पास कोई ना आ रहा और उसके बाद उन्होंने सिर्फ उसको बना के दे दिया, ऐसा कोई सीनियर अधिवक्ता नहीं करता। प्लीज सर, तो यहाँ पे आई थिंक काफी सारे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिली होगी कि विथ रिस्पेक्ट टू कि एनरोलमेंट कैसे होना चाहिए, एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। अदर देन दैट सर, हमारा एक जनरल क्वेश्चन है, आपका क्या मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 ईयर प्रैक्टिस को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया, उससे बार के ऊपर एंड बेंच के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, और जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके ऊपर इसका किस तरह का वहाँ पे अफेक्ट रहेगा, और वहाँ पे अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए जिससे वो बैलेंस कर सकें। देखिए ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है ना, ये जी तो सर। स्वागत योग्य है। इसका कारण यह है कि सामान्यतः जो अधिवक्ता कॉलेज लाइफ से निकल के जुडिशरी की तैयारी करता है और जुडिशरी में चले भी जाता है, हमारी 25 साल की प्रैक्टिस में हमने देखा कि जो इस तरीके से न्यायाधीश बनते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफ्यूज्ड रहते हैं। फाइलों में जिस तरीके से काम करने का तरीका होता है ना, उस तरीके में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कुछ वो रहता है कि यार इसमें कैसे करूं या इसको कैसे करूं, क्योंकि किताब पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता। और जो 4-5 साल के बाद में प्रैक्टिस करने के बाद में जो सेलेक्ट होके जाता है, वो फाइल को जल्दी से जल्दी मैनेज कर लेता है, जल्दी से जल्दी समझ लेता है। तो इसलिए ये जो आदेश हुआ है ये बहुत अच्छा आदेश है। और बच्चों के लिए भी इसलिए अच्छा है कि बच्चे अगर 3 साल तक प्रैक्टिस करते हुए, मेहनत करते हुए अगर जुडिशरी में जाते हैं तो उनको भी जुडिशरी में काम करने में दिक्कत नहीं होगी। जो बिना प्रैक्टिस के जुडिशरी में जाते हैं वो जुडिशरी में काम करने में, क्योंकि जुडिशरी में भी आज बहुत काम है, बहुत काम है। एक कोर्ट में कम से कम 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार फाइलें हैं, जजमेंट करना पड़ते हैं, गवाहियाँ कराना पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ों में उनको भी बड़ा टेंशन होता है कि यार अब इसको कैसे करें, कैसे मैनेज करें। लेकिन 3-4 साल जो वकालत कर लेता है और उसके बाद अगर वो जाता है तो उसको सब समझ में आ रहता है कि किस तरीके से मेरे को क्या करना है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा आदेश है। और करीब करीब 25% तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो 3 साल के उसमें 25% तो वो वैसे ही सीख जाता है, उसको उसको परीक्षा देने में भी फायदा होगा।
वारंट कैसे होते हैं, समन ट्रायल कैसे होता है, किस तरीके से गवाह को बुलाया जाता है, किस तरीके से गवाह का को गवाही होती है, वो सारी चीजें जो एक जनरल क्वेश्चन आपके इसमें आते होंगे, तो बहुत सी चीजें वो इसमें कर सकता है। जजमेंट कैसे होते हैं, जजमेंट कैसे लिखे जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है अगर वो कंटिन्यू 3 साल आ रहा है तो उसको सब चीजें ये समझ में आएंगी। इसलिए बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये है कि कुछ बच्चे सोचते होंगे कि मैं अपना लॉ कंप्लीट किया, 1 साल में मेहनत करी और मैं जज बन जाऊं, लेकिन वो जज बनने के बाद भी तो उस चीज को पूरी तरीके से कम 10 साल लग जाएंगे उनको संभालने में, समझने में, तो वो एक उनको अलग दूसरा टेंशन हो जाएगा। इसलिए ये अच्छा आदेश है और इसका पूरे देश में स्वागत भी हो रहा है, जुडिशरी में भी स्वागत हो रहा है। और इस तरीके से जो जज बन के जाता है तो उसका वकीलों से भी इंटरेक्शन अच्छा होता है, क्योंकि उसको मालूम रहता है कि वकील किस तरीके से काम करते हैं और जज किस तरीके से काम करते हैं। जब वो जज न्यायालय की में जब न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठता है तो वकील और जज दोनों लोग आपस में अच्छी तरह से प्रकरण को में बहस भी कर सकते हैं, जवाब सवाल भी होता है और अच्छे तरीके से काम भी होता है। तो इसलिए बच्चों को बिल्कुल इसमें टेंशन नहीं लेना चाहिए और उनको बढ़िया 3 साल अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस में मेहनत करें तो उनको परीक्षा में भी इसका फायदा होगा। सर अगर मैं इस चीज को समअप करने की कोशिश करूं तो जैसा आपने कहा, ये जो बार है, बेंच है, उसको इस संबंधों को सुधारने में सहायता करेगा ये जजमेंट। साथ ही साथ आपके बार एंड बेंच दोनों पे क्वालिटी वाले कैंडिडेट्स को वहां पे रखने में बिल्कुल सहायता। बिल्कुल, बार और बेंच के संबंध भी सुधरेंगे क्योंकि वो 3 साल वकीलों के बीच में से होके फिर जाएगा, तो उसको जी मालूम रहेगा कि बार कैसी है और बेंच कैसी है। वो जी। वो 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 संबंध को बनाए रखेगा हमेशा और उसका सम्मान भी करेगा। फिर मैं इसमें थोड़ा एक सा और चीज ऐड करना हाँ। चाहूंगा। तो एडिंग टू व्हाट दीपक सर सेड एंड व्हाट यू सेड, देयर इज अ परसेप्शन अबाउट दिस एग्जाम कि यानी 1 1.5 साल में निकल जाता है। वैसा नहीं है जुडिशरी। आपको तरीके से किसी भी स्टेट का सिलेबस कंप्लीट करने में मिनिमम 15 से 18 महीने लगते हैं। फिर 6 से 8 महीने का समय आपको लगता है उसको प्रॉपरली रिवाइज करने का। उसके बाद जब आपका एग्जाम साइकिल आता है, नोटिफाई होता है एग्जाम, तो वो पूरी चयन प्रक्रिया में अगेन 10 से 12 महीने, 12 से 14 महीने लगते हैं। तो ये 3 साल आपके कहीं नहीं गए। फर्क सिर्फ अब इतना सा आ जाएगा कि वो 3 साल अब आपको कॉलेज के बाद अब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो तब के जब सोना बनेगा वो 3 साल आपके वो कहीं नहीं गए। अभी भी 3 साल थे, बट आपके पास वो लिबर्टी थी कि आप वो कॉलेज के साथ साथ आप कर पा रहे थे। आज की डेट में अब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा एट द सेम टाइम, तो वो 3 साल, वो तैयारी का 1.5 साल, रिविजन के 6 से 8 महीने, फिर वो चयन प्रक्रिया में लगने वाला 1 1.5 साल, वो कहीं नहीं गया। तो 3 साल अभी भी लग रहे हैं। बस उसको लगना और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन विल चेंज। बिल्कुल क्योंकि सर यही चीज जो आपने बताई, ये परसेप्शन सर पिछले कुछ सालों से बना। मतलब जैसा कि क्या होता है कि 1000 बच्चे बैठे एग्जाम में, 1000 2000 बच्चे, मतलब आपके मेन एग्जामिनेशन में बैठे, उसमें से 2-3% ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए होते हैं और वो वहां पे जज की कुर्सी पे बैठ जाते हैं। तो वहां से क्या होता है, बच्चे बहुत अभिलाषी हो जाते हैं कि मैं भी तुरंत ग्रेजुएट होऊंगा और ग्रेजुएट होने के बाद मैं सिविल जज के एग्जाम को क्रैक करूंगा। अब यहाँ से सर क्या हो जाता है, बच्चों की वो जो अभिलाषाएं टूटी उनके लिए इस जजमेंट से, तो बच्चे इस चीज की गहराई को नहीं समझ पाए कि 100 में से 2 या 3 ऐसे बच्चे होते हैं जो आपके एक बार में निकाल लेते हैं। वरना ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये ना पेशेंस की साइकिल होती है जहां पे आपको समय लगता है। बस इस समय को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी पढ़ाई को करते रहिए, जिससे आपका एकेडमिक नॉलेज भी बनी रहेगी और आपके कोर्ट रूम प्रोसेस को भी, आपके जो कोर्ट रूम फंक्शंस है उसके ऊपर भी आपकी कमांड रहेगी। बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको एक नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन मेरा अनुभव है जी कि जी मैंने 2-3 न्यायाधीश गणों को ऐसा देखा है कि जो डायरेक्ट बने हैं, जी मतलब अपना लॉ कंप्लीट किया उसके बाद में उन्होंने कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं करी और सीधे वो जुडिशरी में आए। जी। स्थिति ये हो गई कि वो आने के बाद में काम कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस यहाँ तक स्थिति आ गई कि नौकरी छोड़ देते हैं, ये स्थिति तक आ गई। तो एक हमारे अच्छे परिचित थे तो हमने फिर उनको बोला, हमने कहा नहीं ऐसा नहीं, नौकरी मत छोड़ो भाई, थोड़ी सी जरा मेहनत करो, सब समझ में आएगा, क्योंकि मोटी फाइल होती है। अब 3 साल में अगर किसी सीनियर के पास गए तो उसके पास हर तरह की फाइल होगी,
और उस फाइल को आप जब लेके चलोगे ना, तो आप उसको पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। अब वहां एकदम से जाने पर समझ में नहीं आता। तो जो हमारे अनुभव में जो न्यायाधीश डायरेक्ट गए, उनको जो परेशानियां हुई, तो फिर उनको एक दो को तो हमने भी समझाया। आज वो काम कर रहे हैं, अब उनको 5-6 साल हो गए हैं, भगवान की कृपा, तो अच्छा काम करने लगे। लेकिन उनको 1-1.5 साल 2 साल इतनी परेशानी हुई कि अंततः ये तक हो गया कि अब इस नौकरी को छोड़ेंगे यार, ये बन नहीं रहा है यार। क्योंकि जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। किसी एप्लीकेशन पे ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कोई ऑर्डर एकदम से ला से अलग हटके कर दोगे तो दिक्कत आएगी आएगी। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, वकील जो हैं सब, वकील सीनियर से लेके जूनियर, अब भोपाल बार में अगर आप देखें तो 50 साल प्रैक्टिस वाले भी बीवी श्रीवास्तव साहब जैसे सीनियर्स हैं, अजय मेहता, हरीश मेहता साहब जैसे सीनियर्स हैं। अब जब ये बहस करने खड़े हो हैं और उसके बाद में वो मात्र डायरेक्ट जो जुडिशरी से गए, तो उनको तो बहुत ऊपर से जाएगी। तो वो दिक्कतें उनको आती हैं। इसलिए वो कभी कभी सोचते हैं कि यार अपन आ तो गए, लेकिन ये बन नहीं रहा, अपन से नहीं संभल रहा, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो 3 साल करके जाएगा, मेरी गारंटी है वो कभी उस नौकरी को छोड़ेगा ही नहीं, और बल्कि उसमें एंजॉय करेगा, और अच्छा अच्छा न्यायाधीश के रूप में अच्छा न्याय करेगा, ये भी पक्का है। तो एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स की जो प्रतिक्रिया आ रही है वो ऐसी है कि यानी सब कुछ खत्म हो गया है यार, हम तो सब कुछ छोड़ के जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, अब ये भी हमसे छीन लिया गया, अब अगर देना भी है हमें एग्जाम तो फिर 3 साल वेट करना है उस अभ्यर्थी के लिए जिसने आज तक कोर्ट में कभी कदम ही नहीं रखा था। तो काफी हताश, निराश महसूस कर रहे हैं इस पूरे जजमेंट ऑर्डर के बाद। तो उनके लिए आपका क्या क्या संदेश है? इनफैक्ट चिन्मय, आपकी भी स्टूडेंट से, मल्टीपल स्टूडेंट से बात हुई, कल हम साथ में ही थे भोपाल सेंटर में, हमने ऑनलाइन इकोसिस्टम के बहुत सारे बच्चों से बात करी। तो उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? ये एंड उनका, एडिंग टू इट सर कि एज द प्रेसिडेंट ऑफ बार काउंसिल भोपाल, आप वहां पे कैसे उन लोगों के लिए एक हेल्पिंग हैंड की तरह सपोर्ट करना चाहेंगे? हमारे तरफ से हम पूरा सहयोग करते हैं। जो हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, जो बच्चा आना चाहे वो लाइब्रेरी में बैठ सकता है। जो बच्चा किसी अधिवक्ता के साथ काम करना चाहता है तो वो वहाँ भी काम कर सकता है। बीच बीच में हमारे यहाँ स्टडी सर्किल भी होता है, तो उस स्टडी सर्किल में न्यायाधीश गण भी आते हैं पढ़ाने। तो अगर वो स्टडी सर्किल में आना चाहे तो स्टडी सर्किल में भी आ सकता है। और अगर उसकी कुछ और भी समस्या है तो वो जब भी भोपाल बार में आएगा, तो वो अध्यक्ष हुए, सचिव हुए, या पूरी कार्यकारिणी में से किसी से मिलना चाहेगा, तो उसकी उसकी समस्या का समाधान हम लोग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर, क्या ये अपेक्षा हम बाकी बार एसोसिएशन से भी रख सकते हैं, बाकी बिल्कुल जिला बिल्कुल के? बिल्कुल। वो जहाँ भी देखिए, वो मेरे मतलब मैं जहाँ तक 25 साल में ये देखा हूँ, जो भी बार है, वो अधिवक्ता जब बार में जाता है, वो किसी भी भोपाल बार को छोड़ के मध्य प्रदेश किसी भी बार में जाएगा, वहाँ का पदाधिकारी, वहाँ का सीनियर उसको पूरी तरीके से जो भी चीज उसकी समस्या है वो उसको सुलझाएगा कि किस तरीके से इसको करना है, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। तो बच्चों को बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए। जो भोपाल में है वो तो कभी भी आके हमसे मिल सकते हैं, और किसी सीनियर से भी अगर उनको बात करना है तो हमारे माध्यम से जाना, तो हमें पता है हम आदरणीय सीनियर से बात करेंगे। वो उनको यहीं बार में भी समझा सकते हैं, हम उनको यहाँ भी बुला के उनकी बातचीत करा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस सेशन। तो थैंक यू सर। यहाँ पे आपसे इस सेशन में बहुत सारे इंसाइट्स हमें जानने को मिले, और किस तरह से हम जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं, किस तरह से भोपाल बार एसोसिएशन उन स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू टू यू फॉर दिस डिस्कशन। रही बात स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैड श्री दीपक खरे सर, जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, जैसा मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट है। तो इन्होंने एक हेल्पिंग हैंड की तरह आप सब लोगों के लिए बोला है, अगर आप भोपाल या आसपास के रिहायशी इलाकों में रहते हैं और वहाँ पे भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वहाँ पे भोपाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हमेशा आपके लिए खड़ा है, वहाँ पे हेल्प करने के लिए। जो ये 3 साल की प्रैक्टिस है, वो 3 साल की प्रैक्टिस को किस तरह आप ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हुए अपने जज बनने के सपने को साकार कर सकते हैं, वहां पर जुडिशरी गोल्ड की फैमिली के साथ साथ भोपाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी बिल्कुल खड़ा हुआ है। तो अ वेरी थैंक यू टू यू सर फॉर दिस सेशन। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है भोपाल बार में। जी सर, थैंक धन्यवाद यू। सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।